आइए आइए आइए, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज की इस क्लास में। वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है बताओ, बताइए। Am I audible and visible to you guys? हाँ जी, हाँ जी। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? तो देखो मित्रों, कुछ कहानी ऐसी है, कैसी है कि अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्रिंट कल्चर चालू किया चाइना, जापान, कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में अगर आप मतलब ये हमने फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में देखा कि कैसे चाइना में प्रिंट डेवलप हुआ, जापान पहुंचा, जापान, कोरिया वगैरह, ये एक पार्ट था। अब इस साउथ एशिया से प्रिंट गया यूरोप, पेपर पहुंचा, मार्को पोलो टेक्निक लेके पहुंचे, लेकिन और फास्ट प्रोडक्शन चाहिए था और उसी नीड के चलते इन्वेंशन होता है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस क्या थी वो अपन ने देख लिया, ठीक है, वहां तक देख लिया। अब जब हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग पर शिफ्ट हो गए तो दिस मार्क्ड द प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, तो जैसा आप देखेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई। अब लोग पढ़ना चाहते थे, तो जो हियरिंग पब्लिक थी वो रीडिंग पब्लिक के साथ इंटरमिंगल हो गई, एक चीज। दूसरी क्या है, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो रिलीजन के अराउंड डिबेट्स शुरू हो गई जिसमें प्रिंट का इस्तेमाल करके लोगों ने अपने व्यू पॉइंट दिए, जैसे मार्टिन लूथर वाला हमने 95 थीसिस देखे। देयर वर फियर्स एसोसिएटेड विद प्रिंट कि प्रिंट के आने से अब कुछ भी लिख देंगे लोग, तो वैल्यूएबल लिटरेचर की अथॉरिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिलीजियस अथॉरिटी, मोनार्क वगैरह डरे हुए थे। फिर प्रिंट एंड डिसेंट, तो आप देख रहे हैं प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ कि प्रिंट के आने से लोग अपनी नाराजगी या फिर अपना कह सकते हैं ना कि डिसएग्रीमेंट शो कर सकते थे। मैंने क्यों के एग्जांपल से अपन ने देखा। इतना पढ़ने के बाद अपन ने देखा कि 17th-18th सेंचुरी में फिर प्रिंट जो है 17th-18th सेंचुरी में प्रिंट के चलते एक रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ। लोग अलग अलग तरह का मटेरियल पढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह का मटेरियल पब्लिश हो रहा था। क्या पब्लिश हो रहा था, क्या अलग अलग तरह का मटेरियल था, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें कर रहे हैं। तो एल्मेनाक्स पब्लिश हो रहे हैं, चैप बुक्स पब्लिश हो रही है, बिलियोथिक ब्लू पब्लिश हो रही है। आप देखोगे तो जैसे पीरियोडिकल प्रेस डेवलप हो गई, ठीक है। पीरियोडिकल प्रेस के चलते आपको देखने को मिल रहा है करंट अफेयर्स वगैरह पब्लिश होना शुरू हो गए। करंट अफेयर्स के बाद में देखेंगे तो न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह ये पब्लिश हो रहे हैं। सिमिलरली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के आइडियाज पब्लिश हो रहे हैं, जैसे आइजैक न्यूटन के, वोल्टेयर, रूसो वगैरह, इनके आइडियाज पब्लिश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या करा ना, प्रिंट ने एक वो नोशन ला दिया कि प्रिंट इज द इंजन ऑफ चेंज, ठीक है। जो प्रोग्रेस हो रही है तो उस प्रोग्रेस का इंजन है प्रिंट। और नॉवलिस्ट जैसे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर लोग भी क्या कहते थे कि प्रिंट की मदद से आप वो गिरा सकते हो, डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकते हो, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। फिर लास्ट टॉपिक जो कल पढ़ा था वो पढ़ने पढ़ा था कि कैसे प्रिंट कल्चर की मदद से फ्रेंच रेवोल्यूशन फैसिलिटेट हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल रहा, तो जैसा हमें देखने को मिलता है कि प्रिंट ने एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को पॉपुलराइज किया, ठीक है। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर। सेकंड, जैसे अगर आप देखेंगे कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। थर्ड, प्रिंट ने क्या करा, प्रिंट के आने से आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर देखने को मिला। कौन सा लिटरेचर? ऐसा लिटरेचर जिसने रॉयलिटी को क्वेश्चन किया, ठीक है, उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन किया। और जब लोग प्रिंट की मदद से देख रहे हैं कि अलग अलग आइडियाज वगैरह आए, तो उसने कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंड बनाया। लेकिन हमें यह चीज भी समझना होगी कि अगर लोग रेवोल्यूशन के लिए पढ़ रहे थे तो जो मोनार्क्स थे, चर्च थे, वो रेवोल्यूशन रोकने के लिए भी तो छाप सकते थे। तो लोग दोनों तरह की चीजें पढ़ते थे, लेकिन नो डाउट प्रिंट ने लोगों के सोचने समझने की शक्ति को इन्फ्लुएंस किया। यहां तक पढ़ लिया, 17th-18th सेंचुरी तक पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं यहां से कि 19th सेंचुरी में यूरोप में प्रिंट क्या धूमधाम मचा रहा था। क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सभी को क्लैरिटी है? गुलू गुलू, हाँ, गुलू गुलू एक दिन क्या भूल जाओ, पूरा गुले गुलजार माहौल कर देते तुम तो चैट में।
गुलू 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 गुलू। गोलू मोलू क्या होता है? और चलो भाई, जिस जिसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रांजल, वृतिका, सारे बच्चों का आज ही बर्थडे है क्या? है ना? अब मैं जूम करके पढ़ाऊंगा ना यहां से, तुम चिंता काहे कर रहे हो मेरे दोस्त। यार मिलेगी 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, बताओ। यहां से पढ़ना है, क्लियर है? दिवाली की छुट्टी कब है? दिवाली की छुट्टी दिवाली वाले दिन रहेगी, और क्या है बड़े, दिवाली की छुट्टी चाहिए इन्हें, दिवाली की छुट्टी दिवाली वाले दिन, ठीक है? नहीं नहीं दूंगा यार, ऐसा थोड़ी है, जीवन पढ़ाई लिखाई खाई तो सब चलती रहेगी। दिवाली की छुट्टी मिलेगी तुम्हें भरपूर, दिवाली वाला पूरा हफ्ता छुट्टी, बस खुश। चिल करो। द 19th सेंचुरी। तो अब 19th सेंचुरी में प्रिंट का क्या इंपैक्ट हो रहा था? तो the 19th century saw the vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large numbers of new readers among children, women and worker। तो 19th सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लिटरेसी रेट बढ़ा, और लिटरेसी रेट बढ़ने से नया नया सेक्शन जो है, नए नए सेक्शन जो है वो पढ़ने लिखने में आतुरता, अपनी उत्सुकता दिखाने लगे। ठीक है, पढ़ने लिखने में अपनी अपनी आतुरता, अपनी अपनी उत्सुकता दिखाने लगे। तो वो नए नए सेक्शंस कौन से आए, कौन से नए नए सेक्शंस बढ़े, नए ग्रुप्स कौन से बढ़े? तो जैसे चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर। ठीक है, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर, 3 ग्रुप्स हैं। तीनों ग्रुप्स के ऊपर एक एक पैराग्राफ दिया और एक एक पैराग्राफ से समझना है। मैंने आपको अगर दिखाऊं तो चैप्टर सिस्टमैटिक चला है। 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस बनी, 17th सेंचुरी में एक तरह से आप क्या देख रहे हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट को देखा, मतलब 17th 18th सेंचुरी में अपन ने वो देखा। अब 19th रीडिंग मैनिया, अब 19th सेंचुरी में अपन क्या देख रहे हैं, 19th सेंचुरी में अपन ये वाला पार्ट देख रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा भी था और ध्यान हो तो देखो, है ना? तो ये इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट में लेते चलना कि 15th सेंचुरी में आप जैसे देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह डेवलप हुई। ठीक है, 16th सेंचुरी में जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट आया। अब 17th सेंचुरी में जो कहानी बताई गई तो 17th एंड 18th, ठीक है, दोनों सेंचुरी की अगर हम बात कर लें तो 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी में रीडिंग मैनिया वाला सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रकार का मटेरियल, लिटरेरी मटेरियल, बुक्स वगैरह ये सारी चीजें। फिर ये अरे 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 क्या हो गया? हाँ, 17th 18th सेंचुरी, ये भी 17th 18th सेंचुरी की बात बता रहा है। जैसे बच्चों को क्रोनोलॉजी पकड़ने में दिक्कत अगर होती है ना, तो ये भी 17th 18th सेंचुरी की बात बता रहा है। ये भी अगर जैसे देखोगे तो 17th एंड 18th सेंचुरी की बात ही हो रही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये वो सारा 18th सेंचुरी में हुआ, 1789 एंड में। अब अपन 19th सेंचुरी पे आ गए यहाँ से, है ना? तो यहाँ से अपन 19th सेंचुरी में आ गए कि 19th सेंचुरी में 19th 20th और 19th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। पॉइंट। तो चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फॉर लेट 19th सेंचुरी, तो एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फॉर द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। ठीक है, तो जो बच्चे थे ना वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स बन गए। ठीक है, जो बच्चे थे वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर बन गए। कब? जब आप जैसे देख रहे हैं तो जैसे जैसे प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होता चला गया, क्योंकि अब दिखती बात है जब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया तो आप सबसे बड़ा जो स्कूल से बाहर निकल गए जिनकी उम्र हो गई वो तो पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे। तो बच्चे स्कूल में भर भर के उनके एडमिशन हुए और भर भर के उनको पढ़ाई लिखाई चालू करवा दी उनकी। ठीक है, तो चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री। और दिखती बात है आज जैसे आप देखते हैं किताबें छपती है, लेकिन जितनी किताबें छपती है उन किताबों में एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन रहता है, उस शेयर में एक बहुत बड़ा शेयर रहता है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स का, है ना? तो यहाँ पे बताया गया कि चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, और इसी के चलते
प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उस पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए स्कूल बुक्स को पब्लिश करना बहुत एसेंशियल हो गया कि छापो भाई, स्कूल बुक्स को छापो। तो अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। तो अब चिल्ड्रन इतनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गई इस प्रिंटिंग वर्ल्ड में क्योंकि उनकी स्कूलिंग कंपलसरी कर दी, एजुकेशन कंपलसरी कर दिया। तो एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई विच वाज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन, और उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? चिल्ड्रंस प्रेस। ठीक है, फ्रांस में 1857 में एक प्रेस बन गई। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। अब ये जो पब्लिशिंग हाउस था, ये पब्लिशिंग हाउस क्या करता है? तो नई नई किताबें भी छाप रहा है। बाकी जो ओल्ड फेरी टेल्स थे, रानी की कहानी, परियों की कहानी, ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स जो उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। फाइन। The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants। तो जो ग्रिम ब्रदर्स थे, ये ध्यान रखना ग्रिम ब्रदर्स का, ये दो भाई थे जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स। ये क्या करते थे? ये गांव-गांव गए ग्रिम ब्रदर्स, और गांव-गांव जाके इन्होंने क्या किया ना, ओल्ड फोक टेल्स जो थी उसको कलेक्ट किया बच्चों के लिए। ठीक है, तो ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट years compiling traditional folk tales gathered from peasants। What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812। तो उन्होंने जो भी कहानियां इधर उधर गांव-गांव जाके इकट्ठी करी, उन कहानियों को एडिट किया गया और फिर पब्लिश किया गया 1812 में। ठीक है, तो ग्रिम ब्रदर्स का नाम ध्यान रखना, चिल्ड्रंस प्रेस का नाम ध्यान रखना कि कैसे 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर प्रिंटिंग वर्ल्ड, या फिर पब्लिशर्स जो हैं उनके लिए बच्चे कैसे इंपॉर्टेंट हो गए। मेरा क्लासमेट भी अभी भी देखता है सर फेरी टेल्स, क्या बुरी बात है उसमें? क्या बुरी बात है बताओ? एक आदर्श मिश्रा नाम का बच्चा है, आज मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा पक्का, ईमानदारी से कसम खा के बोल रहा हूँ, आज इसको ब्लॉक कर दूंगा मैं। कर दूं क्या? तुम बताओ सब। वॉल्यूम थोड़ा रेज कर दीजिए। नहीं यार, आवाज फुल है, कैसे रेज कर दें? ये लो और बढ़ा दी। ठीक है, अभी आप अपने मोबाइल से बढ़ा लिया करो ना, यहां से बाजू से। क्लियर? वल्गर मतलब जो खराब रहे, गाली गलोच। चलो, तो कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है ना कैसे सवाल बनेंगे? ऐसा सवाल बनेगा कि चिल्ड्रन कैसे एक इंपॉर्टेंट रीडर बन गए, या फिर चिल्ड्रन कैसे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए इन दी प्रिंट वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी। या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब कैसा क्वेश्चन बनेगा? हु वर द डिफरेंट कैटेगरीज फॉर हुम द प्रिंट कल्चर बूम्ड इन यूरोप इन 19th सेंचुरी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो सवाल किसी भी तरह से आ जाए आपको ध्यान रखना है, सवाल तो बहरूपिया होता था, एक चिल्ड्रन की कैटेगरी है वो अपन ने देख लिया। अब चिल्ड्रन के लिए जब चीजें पब्लिश हो रही थी ना, तो एक चीज का ध्यान रखना था, क्या? एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। जब किताबें वगैरह लिखी जा रही थी तो कुछ अगर ऐसा मिल जाता था ना कि यार ये बच्चों के लिए तो सुटेबल चीज नहीं है, बच्चे इसे पढ़ेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो ऐसी चीजें जो है, ठीक है, एनीथिंग that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version। तो जब बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी तो उस पब्लिश वर्जन में इस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता था। ठीक है, बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी तो इस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता था कि जो भी वल्गर चीज होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर अलाइट्स मतलब जो रूलिंग क्लास के लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, अलाइट्स हमेशा रूलिंग क्लास नहीं होती, अमीर लोग हैं, उनकी पब्लिशिंग हाउस वगैरह रहती थी। तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है पता है? पैसे वाला व्यक्ति। अगर पैसे वाला व्यक्ति जो है वो 2 शादियां कर रहा है, ठीक है, कर सकते 2 शादी, पैसे वाला व्यक्ति कर रहा है, तो अधिकतर यूजुअली ऐसा होता है कि रिच पीपल सेट स्टैंडर्ड्स। जैसे आप देखते हो ना, रिच पीपल या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल जो रहते हैं, अब एक्टर एक्ट्रेसेस अगर उल्टे काम करेंगे तो आम जनता में भी वो मैसेज जाता है, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? टैटू बनवा लो, टैटू। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वैसे एलाइट्स जो होते हैं ना, तो वो ये चाहते थे कि जो छप रहा है उस पर हमारा कंट्रोल रहे, तो जो एलाइट्स को पसंद नहीं आएगा उस चीज को वो पब्लिश नहीं करेंगे।
ठीक है, बच्चों के लिए जो सही नहीं लिखता था उन्हें वो पब्लिश नहीं होने देते थे। रूरल फोक टेल्स दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म, तो इसी के चलते क्या है कि जो गांव की जो कहानियां थी वो गांव की कहानियां अब गांव तक सीमित नहीं रही, वो छपने लगी, फोक टेल्स के फॉर्म में छपने लगी, बच्चों के लिए छपने लगी। तो इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट चेंज्ड देम, तो प्रिंट में पुरानी कहानियां तो लिखी गई लेकिन पुरानी कहानियों को बदल के जो एलाइट क्लास को पसंद आती थी उस तरह से छाप दिया जाता था। ठीक है, तो एक आपको कैटेगरी समझ में आई चिल्ड्रन वाली। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, विमेन। अब विमेन कैसे एसोसिएटेड थी प्रिंट से, देखते हैं। क्लियर हुआ? जैसे सलमान खान ने शादी नहीं करी सर तो और कोई भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल को ज्यादा सीरियस ले लेते तुम। जैसे एक, अरे ओए बहुत मारूंगा, एक क्या लिख रहा, हाँ सर जैसे सलमान खान ने करी तो आप भी मत करना। पर्सनल क्यों हो रहे हो भाई? पर्सनल क्यों हो रहे हो? क्लियर हुआ? तो जैसे अगर अपन यहां उसको नोट डाउन करते चले तो ये अपन ने क्या देखा है, पूरा चिल्ड्रन वाला सेक्शन देखा कि इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन चिल्ड्रन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप, है ना। अभी देख एक चालू दिखाता हूं यार। ओ भाई अब अपन ने इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन चिल्ड्रन तो देख लिया, अब इंपैक्ट ऑफ, अब अपन क्या देखेंगे, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन देखेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाले पैराग्राफ में आपको पूरा क्या बताया गया, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन, ठीक है, प्रिंट क्या खेल लग गया यार, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन देख रहे हैं। ढिंग ढिंग ढिंग, आ जाओ। तो तीनों केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखना एक मिनट ना यार, इसको खरीद दो सेट तो मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक विमेन वाली कैटेगरी है और एक वर्कर वाली है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन, ऑन विमेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो महिलाएं जो है ना, ये वाले पैराग्राफ में पूरा महिलाओं के बारे में बताया गया है, इस पैराग्राफ में पूरा महिलाओं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, तो जैसे अगर आप देखोगे तो विमेन बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। तो महिलाएं जो थी 19th सेंचुरी में वो पढ़ भी रही थी किताबें, और किताबें पढ़ने के साथ साथ क्या है ना, किताबें लिख भी रही थी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? दोनों काम कर रही थी महिलाएं। अब क्या है, 19th सेंचुरी आ गई, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, ये बच्चे जो थे बड़े होके महिला पुरुष बनेंगे, तो यही अब क्या करेंगे, बड़े होने के बाद में किताबें पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। तो अब महिलाएं घर बैठ के आराम से पढ़ सके, इसके लिए उनके लिए सस्ती किताबें निकाली जाती है कि ज्यादा उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए। तो पेनी मैगजीन्स, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे फिगर 12, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को देखो, पेनी मैगजीन्स, तो एक एक दो दो रुपए में छोटी छोटी मैगजीन्स आती थी जिनमें ऐसी कहानियां होती थी। ठीक है, तो ऐसी पेनी मैगजीन्स जो है वो आना शुरू हो गई थी। तो विमेन बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। पेनी मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर विमेन एज
वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या किताबें आएंगी? तो महिलाओं के लिए उनके काम की, जैसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों के घर में है, लेकिन मैंने तो वो किताबें बहुत संभाल संभाल के रखी थी। पहले ना ऐसी छोटी छोटी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की किताबें चलती थी कि घरेलू नुस्खे, घरेलू नुस्खे में सब लिखा रहता था कि सर्दी हो जाए तो क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, और एक सीरीज आती थी पूरी जिसमें जैसे प्याज की फोटो बनी रहेगी, अमृत और प्याज, फिर लहसन की फोटो बनेगी, अमृत लहसन, अमृत इमली। तो हर एक सब्जी फल या फिर उसके एडवांटेजेस की किस चीज में आपको कैसे मदद देगा, और छोटी छोटी पतली पतली किताबें आती थी, देखिए तुमने। ठीक है, तो क्या क्यों कैसे की एक किताब आती थी, उस पर लिखा रहता था क्या क्यों कैसे, और उस किताब के अंदर से बताया रहता था कि क्या कैसे काम कर, क्यों होती है कोई भी चीज, अगर होती है कैसे होती है, क्या काम करती है कोई भी चीज। तो व्हाट आई मीन बाय दिस, ठीक है, मैं इसके बाद इसके लिए क्या कुक बुक नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूं, तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, तो ये एक एग्जाम्पल था कि पहले ऐसी किताबें बहुत चलती थी। तो जब प्रिंटिंग शुरू हुई ना, तो ऐसी पेनी मैगजीन्स आती थी, जिन पेनी मैगजीन्स में ये बताया जाता था कि दे वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, महिलाओं को प्रॉपर बिहेवियर सिखाती हुई छोटी छोटी किताबें होती थी। हाउस कीपिंग कैसे करना है, घर का ध्यान कैसे रखना है, साफ सफाई कैसे रखना है, ये दर्शाते हुए। ठीक है, समझ गए? एक दो तुम्हारे घर पे भी है, वेरी गुड। तो वुमेन के लिए इस तरह की बुक्स वगैरह आती थी। उसके साथ साथ क्या है कि जब नॉवल प्रिंटिंग शुरू हुई, तो when novels began to be written in the 19th century, women were seen as an important reader। तो जब नॉवल छपना शुरू हुई, तो महिलाओं को एक इंपॉर्टेंट रीडर की तरह देखा गया कि घर बैठ के महिलाएं आराम से नॉवल तो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर वुमेन। इनफैक्ट अब महिलाओं के लिए नॉवल जो लिखी जा रही थी, तो उन नॉवल्स में जो बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वगैरह थी, वो उनमें से कुछ बेस्ट नोन वुमेन नॉवलिस्ट जो थी, वो थी जैन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। ठीक है, और ये जो महिलाएं थी, जो महिला लेखक थी ना, जो लिखती थी और जो वुमेन थी, तो वो जब लिखती थी तो अपनी राइटिंग्स में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे आज एक बुक लिखने का मौका मिले, क्या पता मैं लिख रहा हूं, है ना, तो मुझे अगर आज एक बुक लिखने का मौका मिले, तो मैं उस बुक में क्या दिखाऊंगा, जो मैं हूं मैं वो दिखाऊंगा ना, मतलब मैं अपने विचार दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मेरे जीवन की घटनाओं से या फिर मेरे जीवन की लर्निंग्स से सीख सकते हो, समझे, मेरे जीवन की लर्निंग्स से सीख सकते हो। तो देयर राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन। तो व्हेन दीज वुमेन वर राइटिंग, ठीक है, जब ये महिलाएं लिख रही थी, तो उनकी जो लिखावट थी, उनकी जो लेखन शैली थी, उन लेखन शैली में वो महिलाएं क्या दर्शाई जाती थी, उन महिलाओं को दर्शाया जाता था एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल विमेन की तरह। ठीक है, उन महिलाओं को दिखाया जाता था एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल विमेन। तो देयर राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग न्यू टाइप ऑफ विमेन, अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। तो जब विमेन राइटर्स ने लिखा, तो उनकी बुक में जो विमेन होती थी, उस विमेन को यह दर्शाया जाता था कि विमेन इज अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। ऐसे उन्होंने विमेन को प्रोजेक्ट किया। दिखती बात है कि अगर एक एक आर्मी वाला व्यक्ति अगर आर्मी के ऊपर बुक लिखेगा, तो वो आर्मी की लाइफ को दिखाएगा, लाइफ बियॉन्ड कह सकते हैं ना, ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ग्लोरियस, इस टाइप से दिखाएगा। तो वैसे ही जब महिलाएं लेखक बनी, उन्होंने जब लिखा, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग महिला की पिक्चर को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब ये विमेन हो गया। विमेन के बाद में तीसरा जो प्रिंट का इंपैक्ट अपने को देखने को मिल रहा है 19th सेंचुरी में, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन दी वर्कर्स। समझ में आया ना, वर्कर्स। अब देखो इसमें फैक्ट्स कैसे ध्यान रखना, एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे बता रहा हूं। अब विमेन राइटर, तो ये नाम हो जाएगा जेन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर, जॉर्ज एलियट। ये कौन है? तो ये विमेन राइटर हैं। वल्गर मतलब क्या? समथिंग विच इज नॉट गुड, समथिंग विच इज नॉट कह सकते हैं ना डिसेंट, वो वल्गर कहलाएगा। जैसे ऐसे बोल देते हैं कि वल्गर बातें कर रहे हो, मतलब गंदी गंदी बातें जो करता है वो वल्गर, समझे। डिटर्मिनेशन मतलब विश्वास के साथ। चलो क्लियर है यहां तक?
फेरी टेल्स इज इक्वल टू 9 टॉक, 9 टेल्स, क्या बोल रहे हो बेटा? वल्गर मतलब अश्लील, हाँ। चलो आ जाओ। लैंडिंग लाइब्रेरीज, लैंडिंग लाइब्रेरीज क्या होती है ना, वो लाइब्रेरीज जहां जाके आप बुक उधार ले सकते हो, लैंडिंग लाइब्रेरीज कहलाती। तो तीसरा अपन क्या देख रहे हैं, अब ये तीसरे ग्रुप में अपन देख रहे हैं कि इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन वर्कर्स ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। तो प्रिंट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा वर्कर्स के ऊपर। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम दी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। 17th सेंचुरी से आपको देखने को मिल रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरीज का कंसेप्ट और कल्चर डेवलप हो गया था, ठीक है, जहां पे लोग किताबें जाके किताबें ले सकते थे, ठीक है। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम दी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इन दी 19th सेंचुरी, इन दी 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है कि लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड became instruments for educating white collar workers, artisans and lower middle class people, ठीक है। ये पॉइंट समझना वो बहुत अच्छे से, क्या कि इन दी 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब क्या है, जो जो वर्कर्स जैसे कह सकते हो क्या कि थोड़ा डिसेंट जॉब करते थे, डिसेंट जॉब करते थे, जो मतलब एकदम जैसे जो लेबर वगैरह होती है वो नहीं, जो डिसेंट ऑफिस ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जिनका जिनका कह सकते हैं ना, जिनके जैसे वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ब्लैक कॉलर वर्कर्स होते हैं जो अंडरवर्ल्ड में जिगरा है टाइप के वर्कर्स होते हैं, तो वैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, वैसे व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब जो ऑफिशियल वर्क, ऑफिस वर्क वाले वर्कर्स रहते हैं। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज बहुत कॉमन हो गई कि लोग जाके अपनी बुक्स वगैरह वहां से उधार ले ले पढ़ना शुरू कर दे। तो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में लैंडिंग लाइब्रेरीज बहुत बढ़ गई ताकि व्हाइट कलर वर्कर्स को, आर्टिशंस को, लोअर मिडिल क्लास पीपल को, इन लोगों को शिक्षा दी जा सके, ठीक है, पढ़ाया लिखाया जा सके। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ, कभी कभी जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास लोग रहते थे वो खुद के लिए लिखने का काम भी करते थे, मतलब पढ़ लिया किताबें, वो बुक्स लिखने का काम भी करते थे। आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, पहले काम 12-12 घंटे होता था, और फिर जब ये 12-12 घंटे का काम कम हो गया और वर्किंग आवर को रिड्यूस करके क्या कर दिया, आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वर्कर्स के पास में, आप समझ दिखती बात है कि अगर तुम्हारी स्कूल सुबह से 12 बजे तक ही कर दी जाए तो तुम्हारे पास टाइम हो जाएगा ना, फिर तुम वो 2-3 घंटे जो बचेंगे तुम्हारे, तुम 2-3 घंटों में तुम कुछ सोचोगे यार क्या कर लूं मैं 2-3 घंटों में, क्या कर लेता हूँ, रील चला लेता हूँ, 2-3 घंटे रील चलाऊंगा आज। ऐसा नहीं करना होता है, टाइम का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना होता है। तो जब वर्कर्स का वर्किंग आवर कम किया तो मिड 19th सेंचुरी से वर्कर्स जो है उनके पास में टाइम था फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने बारे में सोचे समझे, अपने बारे में लोगों को बताए। तो दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। तो वर्कर्स ने पॉलिटिकल ट्रैक्स लिखना शुरू करे, ऑटोबायोग्राफीज लिखी अपने बारे में, ये काम शुरू कर दिया फिर वर्कर्स ने। क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताओ, तीनों कैटेगरी क्लियर है, चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर। 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बताओ। ब्यूरोक्रेटिक पीपल थे क्या वो व्हाइट कॉलर वाले? हाँ, टाइप ऑफ। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मतलब खुद की बातें, खुद की कहानियां वो लिखने लगे, खुद की बातें, खुद की कहानियां वो लिखने लगे, ठीक है। तो देखो, इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट वाला कल करेंगे अपन, ये वाला तो पार्ट करें अपन। तो अब यही 19th और 20th सेंचुरी में, अब ये भी, हाँ, जैसे अगर आप देखो तो इस पैराग्राफ में भी क्या बताया गया है, 19th एंड 20th सेंचुरी की कहानी बताई गई कि प्रिंटिंग वर्ल्ड डेवलप होता चला गया। जैसे आप ये देखोगे तो ये बताएगा एडवर्टाइजमेंट एट रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में ऐसे प्रिंटिंग की मदद से ही एडवर्टाइजमेंट भी आया होगा, ऑब्वियस है, प्रिंटिंग की मदद से ही एडवर्टाइजमेंट भी आया होगा, समझ गए?
क्लियर हुआ? क्लियर है? क्या विमेन को लिखना अलाउड था? हाँ। अपन धीरे धीरे देखता है कि 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था प्रिंट से एसोसिएटेड। तो न्यू कैटेगरीज ऑफ रीडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे विमेन, चिल्ड्रन और वर्कर अपन ने देख लिया। अब और समय आगे बढ़ता है तो 1920th सेंचुरी में प्रिंटिंग वर्ल्ड में, यूरोप में और फर्दर इनोवेशंस हो रहे थे। फर्दर इनोवेशन से मतलब क्या है कि और फर्दर डेवलपमेंट हो रहा था प्रिंटिंग वर्ल्ड में। और वो फर्दर डेवलपमेंट क्या हो रहा था? तो बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। पहले जो मेटल का प्लेटन वगैरह होता था वो लकड़ी का होता था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जो थी तो उसमें मेटल कम होता था, वुड वगैरह का इस्तेमाल होता था, लकड़ी का इस्तेमाल होता था। लेकिन क्लियर है ना यहां तक? चलो, प्रिंटिंग की वजह से सर बर्बाद भी छपी है, हाँ वेरी गुड। तो जैसे अगर आप देखें तो बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। प्रेस जो है वो मेटल से बनने लगी। तो थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी आते आते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देयर वर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपको सीरीज ऑफ इनोवेशंस, मल्टीपल इनोवेशंस देखने को मिल रहे थे। और वो सीरीज ऑफ इनोवेशंस क्या थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में? तो बाय मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होव, मेटल की प्रेस बन गई। और मेटल की प्रेस बनाने में सबसे आगे नाम था किसका? रिचर्ड एम होव का। तो रिचर्ड एम होव ऑफ न्यूयॉर्क, रिचर्ड एम होव का नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला तो इनोवेशन क्या हुआ कि मेटल की टाइप की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बनने लगी, ठीक है। थ्रू दी 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस थे टेक्नोलॉजी में, जिसमें सबसे बड़ा चेंज जो था कि रिचर्ड एम होव जो न्यूयॉर्क के थे, दे मतलब रिचर्ड एम होव ऑफ द न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। अभी तक क्या है, मैनुअल प्रेस होती थी, प्रिंटिंग प्रेस हाथ से चलाना पड़ता था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी आते आते रिचर्ड एम होव ने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप कर ली थी कि अब मशीन जो है वो पावर से चलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। तो ये एक इनोवेशन हुआ, एक पॉइंट बन गया आपका। इनफैक्ट दो पॉइंट बन गया, एक मेटल की प्रेस वाला बना देना और एक रिचर्ड एम होव का पॉइंट बना देना। क्वेश्चन बनता है यहां पे सीधा, यहां मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन बताऊं तो यहां सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम में? ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर दी technological, what were the technological innovations that took place in the 19th and 20th century in the during लिख दो, took place during 19th and 20th century in the printing world, in the printing world। प्रिंटिंग वर्ल्ड में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए? दिस इज द क्वेश्चन ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए? तो जैसे आप देखेंगे तो एक पहला टेक्नोलॉजिकल चेंज तो आपने लिख दिया कि मेटल की प्रेस बन गई। रिचर्ड एम होव ने इस समय तक आते आते पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप कर ली थी, जो कि 8000 शीट पर आवर पब्लिश प्रिंट कर सकती थी। दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। और इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से न्यूज़पेपर बहुत पक्का भूर प्रिंट किए जा रहे थे, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस, ये दूसरी चीज, दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंज, ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड व्हिच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। पहले क्या था ना, सिंगल ब्लैक कलर प्रिंटिंग होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग। लेकिन फिर क्या देखने को मिल रहा है आपको लेट 19th सेंचुरी आते आते, ठीक है, मतलब 90 के दशक में आपको देखने को मिलेगा, 1890 के दशक में
ऑफसेट प्रेस डेवलप हुई, और ये ऑफसेट प्रेस का काम क्या होता था कि एक साथ 6 कलर, रंग बिरंगे कलर निकाल देती थी, तो ऑफसेट प्रेस डेवलप हो गई। समझे? क्लियर हुआ? अरे आज और पढ़ लो, फिर उसके बाद में 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है ना, फ्राइडे सैटरडे तुम्हारी क्लास नहीं होगी, संडे को अपनी क्लास होगी दिन में, क्योंकि फिर दिवाली वाले हफ्ते में तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, पूरी छुट्टी है दिवाली वाले हफ्ते, संडे वाले दिन भी छुट्टी रहेगी दिवाली वाले हफ्ते, तो इसके लिए अपन इस संडे और क्लास करेंगे। हाँ बाबू, इस संडे और क्लास करेंगे, और इंडिया में एंटर कर जाएंगे अपन, इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का दबदबा जो है उसको समझने के लिए थोड़ा अपन मशक्कत करेंगे। ठीक, तो दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। ठीक है, ये तो सिलेंड्रिकल प्रेस का हो गया। दूसरा चेंज हुआ कि ऑफसेट प्रेस डेवलप हो गई, जिसका काम क्या था कि अब 6 कलर्स एट अ टाइम प्रिंट कर सकती थी वो। फ्रॉम दी टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, फिर आप जैसे देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के बाद में 20वीं शताब्दी जो आती है, ठीक है, 20th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सीलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। तो जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस होती है कि जो बिजली से चलने वाली है, ठीक है, तो वो और बेहतर हो गई है। पावर ड्रिवन प्रेस तो आई, ठीक है, रिचर्ड एमहोफ की, उसके अलावा प्रॉपर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सीलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड प्रेस आ गई है। ठीक, अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोड, इसके अलावा और भी दूसरे दूसरे डेवलपमेंट हुए 19th सेंचुरी में। और क्या, तो मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, मतलब पहले क्या होता था ना, जैसे आप आज देखते हैं प्रिंटर क्या अपने आप पेपर ले लेता है, पलट देता है, पेपर आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट कर देता है, तो मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव, तो जो पेपर को फीड करते हो ना आप, तो पेपर फीडिंग के जो मेथड्स हैं वो इंप्रूव हो गए। ठीक है, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इंप्रूवमेंट हो गया, चीजें बेहतर हो गई। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग प्लेट्स होती है, तो प्लेट्स की क्वालिटी बेटर हो गई। ऑटोमेटिक पेपर रील एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक पेपर रील्स की, ऑटोमेटिकली पेपर के जो रोल्स रहते हैं, रील्स रहती है, वो चेंज हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स जो है, तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि डिजिटलाइजेशन आना शुरू हो गया, या फिर कह सकते हैं कि स्विचेस वगैरह के थ्रू कंट्रोल्स आप जो है वो अपने हाथ में ले आए। ऑफ कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड, the accumulation of several individual mechanical improvements transform the appearance of printed text। और ऐसे छोटे छोटे इंडिविजुअल चेंजेस ने ओवरऑल जो प्रिंटेड मटेरियल होता था उसके अपीयरेंस को चेंज कर दिया, कलर में आने लगी बुक, सिस्टमैटिक आने लगी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आए 19th सेंचुरी में, ये इनोवेशंस आए। ये इसके साथ साथ आपको और भी लिखना है 20th सेंचुरी में और क्या हुआ। तो जैसे अगर आप चेंज की और बात करें, तो प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने स्ट्रेटेजीज में भी चेंज लाई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किताब बेच सके। तो जैसे यहां पे बताया गया कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि पीरियोडिकल्स वर सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स व्हिच गिव बर्थ टू पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग द नॉवेल्स। पीरियोडिकल्स वर सीरियलाइज्ड, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमीश त्रिपाठी की बुक्स पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ी बताओ? समझ में आया ना पहला पैराग्राफ? क्या हो गया बेटा आदर्श मिश्रा? 2 बच्चों से परेशान हूं मैं, एक आयुष कुमार नाम का और एक आदर्श मिश्रा, तुम दोनों की फील्डिंग सेट कर दूंगा मैं। यहां फीडिंग पेपर मतलब क्या है कि मशीन के अंदर पेपर फीड करना है, इंसान थोड़ी खाएगा पेपर। यूरोप भी लाए, चाइना क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं क्या हो बे। सही बात है, पिकाचू एक बच्चे ने अपना नाम रख लिया पिकाचू। लाओ इसी बात पे मैं तुम्हें पिकाचू से मिला देता हूँ, बहुत दिन हो गए ना। जाओ पिकाचू हाय बोल के आओ। ये नहीं पढ़ी? ये कौन है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुमने अब जैसे जैसे मार्वल्स की मैगजीन पढ़ लो, मार्वल्स की मूवीज देखी होगी, मैगजीन नहीं देखी होगी आपने, तो पीरियोडिकल्स वर सीरियलाइज्ड का मतलब क्या है कि किसी भी बुक की जो बहुत सारी वो रहती है ना, जैसे शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है उन्होंने अमीश त्रिपाठी ने, अच्छी किताबें तो पढ़ते नहीं हो, तो अब क्या है कि पिक्चरों को देख लो तुम, जैसे बाहुबली 1 आई, फिर 1 आने के बाद में लोगों को वेट था कि 2 आएगी, है ना। तो वही क्या चीज होती है, जब आप चीजों को सीरियलाइज कर देते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, उसके लिए सस्पेंस, उसका वेट और उसकी हाइप बन जाती है।
वही चीज यहाँ पे भी। तो प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने क्या किया कि कंटिन्यूसली नई नई स्ट्रेटेजीज डेवलप करी ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। और उन्हीं स्ट्रेटेजीज में क्या है, एक स्ट्रेटेजी जो उनकी थी कि उन्होंने पीरियोडिकल्स को सीरियलाइज कर दिया। जैसे जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे, तो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को उन्होंने क्या करा कि एक पार्ट अब निकाल लिया, तो लोग अब वेट करते थे कि अब दूसरा पार्ट आएगा। और इस चीज से क्या होना, एक यूनिक वे ऑफ राइटिंग बुक्स निकल के आए कि लोग पार्ट्स पार्ट्स में लिखने लगे। इन 1920s 20th सेंचुरी में अगर देखोगे तो इंग्लैंड में जो पुअर वर्कर्स थे, ठीक है, सॉरी, इन 1920s इंग्लैंड में जो पॉपुलर वर्क्स थे, दे वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड शिलिंग सीरीज। तो जो अब क्योंकि अच्छे काम को अच्छे राइटर लिखते थे, अपनी किताबें महंगी बेचते थे, तो इसीलिए क्या उन्होंने क्या चीप सीरीज भी निकाली है जिसे शिलिंग सीरीज कहा गया। तो अच्छी किताबों के सस्ते वर्जन निकाल दिए ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। तो एक ये तरीका हो गया प्रिंटर्स और पब्लिशर्स का किताबें ज्यादा बेचने के लिए। बुक के ऊपर क्या है, डस्ट कवर और दी बुक जैकेट इज ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन, कि बुक को सेफ रखे इसके लिए बुक का कवर या फिर बुक जैकेट्स बनाना शुरू कर दिए। फिर क्या हो रहा, इनफैक्ट विद द ऑनसेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, आपने 9th में पढ़े हो हिटलर वाले चैप्टर में, तो उस डिप्रेशन के चलते अब लोगों को खाने के लाले हैं, तो किताबें क्या खरीदेंगे वो। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेस। तो पब्लिशर्स ने देखा यार अब तो लोगों की आर्थिक तंगी थी, तो लोग कुछ नहीं खरीद रहे, अब लोग कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तो पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेस। तो पब्लिशर्स ने सोचा कि यार अब किताबें खरीदें या ना करें, मतलब लोग किताबें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए टू सस्टेन बाइंग दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस, ठीक है। तो क्या है कि पब्लिशर्स ने सोचा कि यार कैसे हम इसको चलाए रखें। टू सस्टेन बाइंग दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस। तो उन्होंने सस्ते पेपर बैक एडिशंस लाना शुरू कर दिए, ताकि सस्ते पेपर बैक एडिशंस है तो वो तो बिकते रहेंगे। अगर इकोनॉमी में मंदी है तो मंदी के बावजूद भी क्या है, लोग धीरे धीरे कुछ तो खरीदेंगे, ठीक है। तो चीप पेपर बैक एडिशंस वगैरह निकालना शुरू कर दिए। तो ये पूरी कहानी है किस चीज की, ये पूरी कहानी है, आपको समझ में आ गया, ये पूरी कहानी है फर्दर इनोवेशंस की। क्लियर हुआ, बताओ, इज दैट क्लियर? क्लियर है? छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी बेटा। क्लियर हुआ? हाँ, शिलिंग क्या है, नाम भी ले लो, शिलिंग चीप, शिलिंग सीरीज मतलब, शिलिंग मतलब सस्ती उसमें करेंसी में। ग्रिम ब्रदर्स ने गांव गांव जाके क्या किया ना, बुक्स कलेक्ट करी थी, ठीक है। सीरियलाइज मतलब कि सीरियलाइज कर दी ना, कि एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, ऐसे सीरियलाइज करी। चलो अब देखो, एनालाइज द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो वो फर्दर इनोवेशंस वाला टॉपिक जो है, जो अभी अपन ने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो मतलब कि वो जो इसके पीछे जो पेज है ना उधर वाला, बस वही, उसमें आपको क्या करना है कि फर्दर इनोवेशंस, फर्दर अटक गए, बहुत बढ़िया। फर्दर इनोवेशंस वाला जो टॉपिक है, फर्दर इनोवेशंस वाले जो मैंने अभी होमवर्क क्वेश्चन में दिया, वही टॉपिक्स के पॉइंट्स, ठीक है। फर्दर इनोवेशन वाले टॉपिक के पॉइंट्स। हाउ हैड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, women and workers increased in 19th century यूरोप। 19th century यूरोप में चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर के नंबर कैसे इंक्रीज हुए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
तो उसमें अपन ने जो पढ़ा है, ठीक है, चिल्ड्रन वाला पॉइंट, विमेन में विमेन वाला पॉइंट, और वर्कर में वर्कर वाला पॉइंट। अब इसमें क्या लिखना रहेगा, ध्यान करो। तो चिल्ड्रन वाले पॉइंट में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट रीडर बन गए, ध्यान आ रहा है, इंपॉर्टेंट, अबे ये इंपॉर्टेंट रीडर बन गए। चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट रीडर बन गए। साथ ही साथ आपका दूसरी चीज देखने को मिल रही कि चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट रीडर बन गए। और आप लिखेंगे तो इनके लिए चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई, चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई, चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई। और चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई। और क्या है, इंपॉर्टेंट रीडर बन गए, चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई। और एक और चीज क्या क्या लिख सकते हो, एक और चीज, इंपॉर्टेंट रीडर बन गए, चिल्ड्रंस प्रेस चालू कर दी गई। और आप वो लिख सकते हो जैसे ग्रीम ब्रदर्स वगैरह, ग्रीम ब्रदर्स की कहानी लिख सकते हो। विमेन में आप लिखोगे कि रीडर एज वेल एज राइडर, वुमेन रीडर और राइटर बन गई। जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट वगैरह, इन सारी विमेन के बारे में लिख दोगे। वर्कर्स के केस में आप क्या लिख सकते हो, लेंडिंग लाइब्रेरीज, है ना, लेंडिंग लाइब्रेरी। व्हाइट कॉलर वर्कर जो थे तो अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने लगे, सारी चीजें करने लगे। तो ये वाला पार्ट आप वर्कर्स के केस में लिख दोगे। क्लियर हुआ। 19th सेंचुरी यूरोपियन नॉवेल्स डिपिक्टेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। तो इसमें आप क्या करोगे, स्पेसिफिक विमेन वाला सेक्शन जो है, विमेन वाला सेक्शन, तो जिसमें क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट राइटर्स, राइटर क्यों लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स, दे डिफाइंड हाउ विमेन शुड लुक, मतलब उन्होंने बताया ना, पर्सन विथ विल, और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो चीज। तो दे डिफाइंड हाउ कि महिलाएं कैसी होना चाहिए, उस चीज को उन्होंने डिफाइन किया। क्लियर है। इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, आ जाओ, पढ़ा दूं क्या, एक इतना तो पढ़ सकते हो तुम, है? अभी रोने गाना मचा देना लगेंगे। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज मुझे भी काम है, ठीक है, टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन ने यूरोप तक का सेक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है, यूरोप तक का सेक्शन अपन ने पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है यूरोप तक के सेक्शन पढ़ने के बाद में, बताओ दोस्तों। यूरोप तक का सेक्शन तो अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद अपन देखेंगे, अब बेटा दीपाली तुम्हारा मैसेज देख लिया मैंने। यूरोप वाला सेक्शन पढ़ने के बाद अपन अब इंडिया वाला सेक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। संडे मिलेंगे अपन, संडे के दिन अपन मिलेंगे 12 बजे दिन में, ठीक है। संडे दिन में 12 बजे मिलेंगे, तो संडे के दिन 12 बजे मिलकर अपन क्या करेंगे, ये इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट वाला सेक्शन उठाएंगे। इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया में जब प्रिंटिंग कल्चर आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, और अच्छा खासा ही पढ़ा दूंगा संडे के दिन तुम्हें। चलो, तो इसी नोट पे आज का कार्यक्रम समाप्त कर दें क्या? फाइन, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही हिस्ट्री में बताया गया है कि आपने प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड में यूरोप का पर्सपेक्टिव देखा। अब उस प्रिंट कल्चर का इंडिया में क्या है, जैसे जो है